चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड एंगल एट विच बोट शुड बी हेडेड फॉर द मिनिमम ड्रिफ्ट। हमसे बोला जा रहा है कि हम बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड करें कि हमारी ड्रिफ्ट मिनिमम हो। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड v है और वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड u है। और क्वेश्चन में यहां पे मेंशन है कि u इज ग्रेटर देन v, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा है। एक बात बताओ, क्या इस सिचुएशन में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट ए से मैं चलूं, क्या मैं पॉइंट बी पे पहुंच जाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं कि जीरो ड्रिफ्ट तभी पॉसिबल होता था जब वीवीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ रिवर के मैग्नीट्यूड से क्या होता था, ज्यादा होता था। मतलब आज ये तो तय है कि ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि अपनी ड्रिफ्ट को मिनिमम कर दें। मतलब ये तो हमें पता है कि आज हम इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज हम इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जो जस्ट इस पॉइंट के क्या हो, सबसे नियरेस्ट हो। तो एक बात बताना, अगर मैं अपने बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड करूंगा तो डेफिनेटली मैं बहुत आगे पहुंचूंगा, और इवन अगर मैं इस डायरेक्शन में हेडेड कर दूं तो इस पॉइंट के भी आगे निकल जाऊंगा। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस मिनिमम करना है, मतलब ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, तो आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि मुझे अपने बोट को कहीं इस डायरेक्शन में हेडेड करना पड़ेगा। किस एंगल पे करना होगा वो एंगल नहीं पता, और इस डायरेक्शन में हेडेड करने पर सपोज हम ग्राउंड फ्रेम में फाइनली इधर पहुंच गए, और ये हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट। और इसको मैं x बोल रहा हूं इस समय, और हमें इस x की वैल्यू को मिनिमम करना है। ये आप समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आज u इज ग्रेटर देन v यहां पर गिवन है। तो चलिए अब प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। तो जब भी हमें ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी होती थी तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है, v, और वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड क्या है, u। तो एक बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट बताओ जल्दी क्या हुआ, v साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v कॉस थीटा। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ बोट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x कंपोनेंट देखो, u आगे है, v साइन थीटा पीछे। अगर मैं इसे x एक्सिस और रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं y एक्सिस कंसिडर करूं तो बताएं वेलोसिटी क्या लिखेंगे, u आगे है, v साइन थीटा पीछे, तो u माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। क्लियर? अब एक बात बताओ, ड्रिफ्ट जो कि इस समय x है, ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय t। ये तो आप काफी बार कर चुके हैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। और x कंपोनेंट क्या है इस समय, u माइनस v साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम कितना लगेगा, अगर विड्थ l है तो l डिवाइडेड बाय v कॉस थीटा। आपको याद होगा जब ड्रिफ्ट जीरो होती थी तो आप क्या करते थे, इस टर्म को जीरो कर देते थे, u माइनस वी साइन थीटा को जीरो कर देते थे। लेकिन आज ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज ऑलरेडी u का वैल्यू v से क्या है, ज्यादा है। तो चलिए अब हमें इस एक्सप्रेशन को ना मिनिमाइज करना है। अब क्या करें, एक बात बताओ, इस गिवन एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं, l कांस्टेंट। क्यों? दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, जो चेंज नहीं हो सकता। u और v ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो सकता है इस इक्वेशन में, थीटा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मतलब हम बोट को जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में हेडेड कर सकते हैं। और सबसे पहला पार्ट यही है कि थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि x की वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो देखो अब हम यहां पर ना मैथ्स का यूज करेंगे। आपने मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन पढ़ी होगी। जब भी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो वहां पर dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सिमिलरली यहां पर हमें x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और थीटा वेरिएबल है,
तो मैं यहां पर कहूंगा कि x की मिनिमम वैल्यू वहां पर होगी जहां dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या हो, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करें, आपको काइनेमेटिक्स 1D में मैक्सिमा और मिनिमा की जब कंडीशन पढ़ाई गई थी तो वहां पर यह बात बताई गई थी कि किसी भी फंक्शन का जहां पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां पर उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। जैसे हमें x को मैक्सिमम करना है और थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, तो आज हम लिखेंगे dx बाय डी थीटा और इसे क्या कर देंगे, 0। तो चलिए देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर अगर v cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, u बाई v 1 अपॉन cos थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा इज व्हाट, sec थीटा। और यहां पे v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय l। समझ में आ रहा है क्या किया, जो v cos थीटा है ना उस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं u बाई वी सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये x की वैल्यू लिखी हुई है। अब हमें इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके 0 करना है, तो देखते हैं। तो dx बाई डी थीटा, चलो u और v कांस्टेंट है तो u बाई वी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल, और ये टर्म क्या कर दें, 0। ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर, u बाई वी यहां पर सेक थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u बाई वी इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू एल। तो अगर इसको 0 करें तो ये पूरा टर्म इसके बराबर होना चाहिए, तो अगर इस टर्म को इसके बराबर करें तो देखना क्या रिजल्ट आता है, u बाई वी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से सेक थीटा कैंसिल आउट, तो u बाई वी टेन थीटा। एक बात बताओ, टेन थीटा को अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दूं तो कोई तकलीफ, और यहां पे सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखना ध्यान से, कॉस थीटा कैंसिल आउट, और यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या आता है, v बाई यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस। अगर मैं इस एंगल पर अपनी बोट को हेडिट करूंगा ना तो मेरा जो ड्रिफ्ट है उस ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, ये आ रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू वी बाई यू। जब आपका ड्रिफ्ट 0 था उस समय इस साइन थीटा की वैल्यू आ रही थी u बाई वी, मतलब ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, क्या मतलब उल्टा हो गया है, मतलब वहां पर ये वैल्यू u बाई वी थी और यहां पे वैल्यू क्या है, v बाई यू है। इसे याद रखना बहुत आसान है, कैसे, जरा एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से कम होगी, और ये वैल्यू 1 से कम तभी हो सकती है जब डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर वाले टर्म से क्या हो, ज्यादा हो। यहां पर कौन ज्यादा है, v और u में, u इज ग्रेटर देन v, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना उसे डिनोमिनेटर में रख दो, तो अपने आप रिजल्ट याद रहेगा। जैसे कि आपको याद होगा जब ड्रिफ्ट 0 था तो उस केस में v इज ग्रेटर देन u था, तो हमने वहां पे v डिनोमिनेटर में रखा था और u न्यूमरेटर में रखा था, और यहां पर उल्टा कर दिया, u डिनोमिनेटर में और v कहां है, न्यूमरेटर में। क्लियर, तो ये एंगल आप लोग याद रखें। अब बात आती है, पहला पार्ट तो हो गया, फाइंड एंगल एट विच बोट शुड बी हेडेड फॉर द मिनिमम ड्रिफ्ट। बी पार्ट क्या है, मिनिमम ड्रिफ्ट एंड टाइम टेकन इन दिस केस। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि उस मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। तो जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो इस गिवन एक्सप्रेशन में अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अब ये मैथ्स है, देखिएगा ये पूरा मैथ्स ही है। साइन थीटा का वैल्यू v बाई यू है। एक अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज v बाई यू, ठीक।
पाइथागोरस की हेल्प से आप ये वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या आएगी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे? तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, यू। ये क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि अब इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट करने पर ये रिजल्ट क्या आता है। इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक। देखिएगा, x इज इक्वल टू यू बाई वी, u माइनस v साइन थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज v बाई u। तो v बाई u मतलब v स्क्वायर बाई u multiplied by L by V cos theta, and the value of cos theta is this one. This is u into square root of square root of u square minus v square multiplied by u। यह एक्सप्रेशन मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है ना? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी। यहां से जो भी वैल्यू निकल के आएगी ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल यू बाय वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्लियर? ये यू स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये क्या होगा आपके लिए, यू। यू से यू कैंसिल आउट, और यहां पर ये स्क्वायर रूट वाला टर्म ये कैंसिल आउट करेंगे तो देखना मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू एल। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर? और टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बताओ टाइम की वैल्यू क्या है, L बाई वी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका टाइम के केस में, L अपॉन वी, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू यू। तो दिस इज टाइम एंड दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन वैल्यूज को आप याद ही ना करें, वैसे ही ऑलरेडी बहुत लार्ज एक्सप्रेशन बन रहा है। ये तो हमने बस कैलकुलेट किया, बस आपको ये एंगल याद होना चाहिए। अगर आपको एंगल पता है तो आप खुद उस इंस्टेंट पर ड्रिफ्ट और टाइम की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ये हमने केस देखा जिसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा होगा तो इन दैट सिचुएशन ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ड्रिफ्ट की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, और वो किस एंगल पे आएगा, v बाई यू। तो इस पूरे प्रॉब्लम में सिर्फ आप ये रिजल्ट याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा ना तो आप मिनिमम ड्रिफ्ट और टाइम की वैल्यू तो ऑलरेडी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा सिचुएशन क्या है। जो रिवर है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड आपको 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच बोट शुड बी हेडेड टू रीच द पॉइंट बी। एक बोट है, उसे हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और यहां से हमें उसे पॉइंट बी तक पहुंचाना है इस लाइन के अलाउ। और जैसा कि देख करके आपको समझ में आ रहा है कि जो लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं अपनी बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड कर दूं तो क्या मैं पॉइंट बी पे पहुंच पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी रिवर भी फ्लो कर रहा है। तो रिवर फ्लो करने की वजह से क्या होगा कि मैं पॉइंट बी से थोड़ा सा राइटवर्ड डायरेक्शन में कहीं पहुंचूंगा। लेकिन अगर हमें पॉइंट बी पे पहुंचना है तो अपनी बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड करना चाहिए? हम कह सकते हैं इस लाइन के लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कहीं। मतलब हमारी जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर है ना, वो इस लाइन के इधर कहीं होना चाहिए। कितने एंगल पे ये पता नहीं, मान लो थीटा है, और आपको पता है ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड, और रिवर फ्लो की वेलोसिटी आपको क्या दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड फ्रेम में
ऐसा लगना चाहिए कि हम पाथ ए बी के अलोंग मूव कर रहे हैं। और ग्राउंड फ्रेम का जो पाथ है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम, दिस इज वी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग चाहिए, क्योंकि अगर इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग आ गया तो ग्राउंड फ्रेम में ऐसा लगेगा जैसे कि बोट लाइन ए बी के अलोंग मूव कर रहा है। अब वो कैसे निकालें जरा देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं इसे हम अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स डैश, ठीक, और ये है हमारा वाई डैश। अब हमारे पास यहां पर दो वेलोसिटीज हैं 6 और 4। इनका रिजल्टेंट हमें एक्स डैश एक्सिस के अलोंग चाहिए। वो तभी आ सकता है जब इनका y कंपोनेंट क्या हो? 0। मैंने क्या बोला ध्यान से देखिएगा। 6 का वो कंपोनेंट जो y के अलोंग आएगा वो कितना आएगा? 6 साइन थीटा, क्लियर। और 4 का वो कंपोनेंट जो y के अलोंग आएगा वो कितना आएगा? जल्दी बताओ। ये एंगल 30 है तो x के अलोंग 4 cos 30 और y के अलोंग कितना आएगा? 4 sin 30। अगर ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या x के अलोंग आ जाएगा? क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अगर 6 साइन थीटा की वैल्यू 4 साइन 30 के इक्वल हो जाए, साइन 30 का वैल्यू हमें पता है 1/2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है यहां से? 1/3। ये समझ आया कैसे लिखा? ये 2 हो जाएगा और 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये साइन थीटा इज 1/3। मतलब यहां से हमारे पास आया थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अगर आप बोट को इस लाइन से इस एंगल पर पॉइंटेड करेंगे तो आप यहां पर पहुंच पाएंगे। क्लियर है? आपने क्या किया समझ में आया? यहां पर आपने वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का वो कंपोनेंट जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी ऑफ रिवर का वो कंपोनेंट जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, इन दोनों कंपोनेंट को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना होता है ना, उसमें हम वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स को इक्वेट करके हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, ओके। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स। विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स एज इट इज वैसे ही हैं जैसे कि हम रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि वहां रिवर फ्लो करता था और बोट उसमें चलता था, एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर है। यहां पर क्या है कि विंड ब्लो करेगा और जो एरोप्लेन है ना वो विंड में क्या करेगा? मूव करेगा। मतलब यहां पर हम वो सारी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो हमने रिवर बोट प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं दिस इज अ वेरी सिमिलर टू द रिवर बोट प्रॉब्लम्स। द ओनली डिफरेंस इज दैट बोट इज रिप्लेस्ड बाय एरोप्लेन। वहां पे बोट मूव करता था पानी में, यहां पर प्लेन मूव कर रहा है कहां पर? हवा में। एंड रिवर इज रिप्लेस्ड बाय विंड। क्लियर? तो जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे वहां पे आप एक टर्म यूज करते थे VBR, ये क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसी एनालॉजी को फॉलो करते हुए यहां पे आज हम एक टर्म यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। इसका मतलब पता है क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, और इसी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर। मतलब अगर एयर ब्लो नहीं कर रहा उस समय प्लेन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना वो डायरेक्शन आपको क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन फ्रेम ऑफ विंड। जैसे कि यहां होता था ना VBR। VBR का मतलब क्या होता था कि अगर रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता तो बोट जिस वेलोसिटी से मूव करता वो VBR था। सिमिलरली हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर विंड ब्लो नहीं कर रहा होता उस समय प्लेन की जो वेलोसिटी होती ना वो आपको क्या देता?
वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो जिस डायरेक्शन में हेडेड होगा वो डायरेक्शन आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन फ्रेम ऑफ विंड। अब देखना सिचुएशन, अब आपको समझ में आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन फ्रेम ऑफ विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। क्लियर? तो यहां से वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या आएगा, ये। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना वो आपको क्या देगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अगर ग्राउंड फ्रेम में मुझसे पूछा जाए कि प्लेन की वेलोसिटी क्या होगी, तो दिस इज द वेक्टर समेशन ऑफ दीज टू टर्म। आप देख रहे हैं सब कुछ वैसा ही है, जैसे वहां वीबीआर प्लस वीआर करते थे, यहां पर रिप्लेस कर दिया है, बोट की जगह प्लेन है और रिवर की जगह यहां पे क्या है, विंड है। जैसे कि ध्यान से देखना, सपोज जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड है ना वो इस डायरेक्शन में है और विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो रिजल्टेंट आपको क्या देगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने प्लेन को इस डायरेक्शन में हेडेड किया और सपोज विंड इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब ग्राउंड फ्रेम में प्लेन इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि विंड के फ्लो करने की वजह से विंड का इफेक्ट भी तो प्लेन की वेलोसिटी में चेंज करेगा ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी, तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ये होगी और विंड के फ्रेम में वेलोसिटी ये होगी। क्लियर है? तो समझ में आ चुका है कि यहां पे कोई नए फॉर्मूले या नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखने अपन को। अभी तक जो भी हमने रिवर बोट प्रॉब्लम्स में सीखा है ना वही सारी कंडीशंस को यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम पढ़ें क्या है। एन एरोप्लेन पायलट wishes to fly due west. A wind of 100 km per hour is blowing towards the south, and if the speed of a plane in still air is 200 km per hour. आपको विंड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जो कि कितना है, 100, और ये क्या लिखा है, स्पीड ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर। इसका मतलब क्या है कि अगर विंड ब्लो नहीं कर रहा उस समय जो प्लेन की वेलोसिटी होगी, मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि मुझे वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन फ्रेम ऑफ विंड का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 200 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये दो पैरामीटर दिए हुए हैं। अब जरा सिचुएशन देखिएगा क्या है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो विंड है वो टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन ब्लो कर रहा है और उसका स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, अगर पायलट इस डायरेक्शन में प्लेन को हेडेड करे तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आज साउथ डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि विंड के इफेक्ट की वजह से वो पायलट कहीं इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन पायलट कहां मूव करना चाहता है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इतना तो श्योर है कि उसे अपने प्लेन को कहीं इस डायरेक्शन में हेडेड करना होगा, और ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड का डायरेक्शन। वैसी सिचुएशन है रिवर बोट जैसी। आप चाहते हैं कि आपका प्लेन वेस्ट डायरेक्शन में मूव करे, तो आपके प्लेन को यहां से सपोज हमें थीटा एंगल पर हेडेड करना होगा, तब जाकर के इट मे बी पॉसिबल कि इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ जाए, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए। वो कब पॉसिबल हो सकता था, आप खुद बताएं। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 200। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 200 साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 200 कॉस थीटा। अगर इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेस्ट डायरेक्शन में चाहिए तो वो तभी पॉसिबल होगा जब 200 साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, 100 के बराबर, क्योंकि उस केस में ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो ध्यान से देखिएगा, 200 साइन थीटा की वैल्यू अगर 100 है तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2
मतलब थीटा इज व्हाट 30 डिग्री। मतलब अगर आप वेस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हेडेड करेंगे ना, तो उस केस में जो प्लेन है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। समझ आया? तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था, इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेडेड। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि उसे किस डायरेक्शन में हेडेड करना पड़ेगा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर वो वेस्ट से 30 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ इस डायरेक्शन में हेडेड करता है प्लेन को, तो डेफिनेटली ग्राउंड फ्रेम में वो प्लेन टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन मूव करता हुआ दिखाई देगा। बी पार्ट में क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ अ प्लेन इन ग्राउंड फ्रेम। अब आप ये बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन हुआ ना, और वो क्या है 200 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 100√3 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है तो उसे प्लेन इस वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन इन द ग्राउंड फ्रेम। तो आपने यहां पे देखा कि आपने क्या किया कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन फ्रेम ऑफ विंड का ये वाला जो कंपोनेंट था और जो विंड था, इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। वही सिमिलर एनालॉजी फॉलो कर रहे हैं जो हमने कहां पर की थी, रिवर बोट प्रॉब्लम्स में। ओके